इस वीडियो में हम कवर करेंगे AHD मतदाता यानी कि अनुपस्थित, अन्यत्र गए या मृत मतदाता, अभ्याक्षेपित मत, चैलेंज वोट और चुनौती मत किसे कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। आप देख रहे हैं बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। AHD मतदाता यानी कि मृत, अनुपस्थित और अविकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची। यह आशा की जाती है कि मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित और अविकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची लाएंगे। यह संभव है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसका दल ऐसी ही सूची आपको भी दे सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अन्य निर्वाचन सामग्री में AHD सूची आपको दी जाएगी। तो यानी कि आपको एक सूची मिलेगी जो रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा आपको मिलेगी। आप उस सूची से मिलान कर देंगे कि किन मतदाताओं का नाम AHD सूची में है। उसके बाद जब रिटर्निंग अधिकारी आपको AHD सूची देंगे, फिर वो सूची आपको भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक होने का दावा करे जिसका नाम उस सूची में उल्लिखित है, तो आप उस व्यक्ति की पहचान फोटो परिचय पत्र यानी कि EPIC से या आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों द्वारा कड़ाई से जांच करेंगे। ऐसा करना किसी भी प्रकार से औपचारिक चुनौती का मामला नहीं माना जाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भले उसका नाम AHD लिस्ट में है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हो गया है और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद सब कुछ सही पाया जाता है, तो हम उसे मतदान करने देंगे। तब हम उसको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, गलती से उसका नाम AHD लिस्ट में चढ़ सकता है। अब इसके बाद चैलेंज वोट, चुनौती मत या अभ्याक्षेपित मत, ये तीनों एक ही होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। चुनौती युक्त मत। अब कह रहे मतदान अभिकर्ता। देखो, जो मतदान अभिकर्ता होता है, पार्टी का जो एजेंट होता है, वही चुनौती करता है। चुनौतीकर्ता कौन होता है? जो मतदान अभिकर्ता है, एजेंट। उस व्यक्ति को जो स्वयं को विशेष निर्वाचक होने का दावा करता है कि पहचान को 2 रुपये की राशि जमा करके चुनौती दे सकता है। यानी कि जो एजेंट है वो 2 रुपये जमा करेगा और बोलेगा कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसका ये दावा कर रहा है, यानी कि अमुक नाम का ABCD ये व्यक्ति नहीं है, तो वो 2 रुपये जमा करके चुनौती पेश कर सकता है। आप इस चुनौती की संक्षिप्त जाँच करेंगे। जांच में चुनौती सही नहीं पाए जाने पर, यदि उन्होंने जो चुनौती की वो सही नहीं पाई गई, तो उस व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति दे दी जाएगी। जो वोटर आया है उसे कह दिया जाएगा कि आप वोट दे सकते हैं, क्योंकि चुनौती सही नहीं है। यदि आप समझते हैं कि चुनौती सही पाई जाती है, तो आप उस व्यक्ति को मतदान से वंचित कर उसे पुलिस को लिखित में शिकायत करके सौंप देंगे। यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति फर्जी है और यहाँ पे चुनौतीकर्ता द्वारा चुनौती सही है, तो आप उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। अब बात आती है कि निर्वाचक की पहचान को चुनौती। देखिए, सामान्य या वास्तविक मतदाता कौन होता है, तो उस पर यहाँ पे चर्चा होगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है और आयोग के आदेश के अनुसार स्वयं की पहचान की पुष्टि होने पर निर्वाचन में मत देने का हकदार है, जब तक कि किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ताओं द्वारा कोई चुनौती नहीं दी जाए। यानी कि जब तक किसी व्यक्ति को कोई चुनौती नहीं दी जा रही है और उसके सारे डॉक्यूमेंट सही है, जो उसने बताया वहाँ पे सब कुछ सही है, तो वह व्यक्ति सामान्य या वास्तविक मतदाता कहलाएगा। या जब तक कि आपको यह स्पष्ट न हो जाए कि वह एक जाली निर्वाचक है, तब तक सामान्य रूप से यह माना जाना चाहिए कि निर्वाचक होने का दावा करने वाला और नाम तथा अन्य सही ब्यौरे देने वाला व्यक्ति ही वास्तविक निर्वाचक है। जब तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो वही सामान्य माना जाएगा। यदि कोई चुनौती हो या आपको उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आसपास की परिस्थितियों से कोई भी युक्त संदेह हो, तो आपको एक संक्षिप्त जांच करनी चाहिए और इस संदेह को दूर करना चाहिए। यानी कि आप पीठासीन अधिकारी, यदि आपको लगता है जो व्यक्ति अपने को सब कुछ सही बता रहा है और फिर भी आपको डाउट लगता है, तो आपको आस पड़ोस से या इधर उधर जो भी एजेंट बैठे हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि एजेंट प्रत्येक पार्टी के होते हैं, तो इसलिए एजेंट द्वारा जो व्यक्ति को सही ठहराया जाएगा, तो इसका मतलब वो सही होगा। अब बात आती है कि ये चुनौती फीस क्या होती है।
तो चुनौती फीस करेगी आपको किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान की कोई चुनौती तब तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए जब तक कि चुनौतीकर्ता नकद में 2 रुपये जमा न कर दिया। बार बार बात आती है चुनौतीकर्ता, चुनौती कौन कर सकता है? यदि कोई फर्जी वोटर है तो उसके खिलाफ चुनौती कौन कर सकता है? तो चुनौती करेगा अभिकर्ता यानी कि एजेंट जो होते हैं वो एजेंट ही चुनौती करेगा, और जब तक 2 रुपये जमा नहीं करेगा तब तक पीठासीन अधिकारी को चुनौती स्वीकार नहीं करनी होगी। तो उसके लिए रसीद के लिए एक अनुलग्नक 8 है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है रसीद पुस्तिका। जब वो 2 रुपये देगा तो ये रसीद पुस्तिका को भरा जाएगा और इसको भर करके फिर उसके बाद जाँच की जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि आप चुनौती दिए गए व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए दंड के बारे में सावधान कर देंगे। यानी कि जब जिस व्यक्ति के खिलाफ चुनौती दी जा रही है, जिस मतदाता के खिलाफ, उसको हमने साथ साथ में बताना है कि भी दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी। यदि आपके खिलाफ सिद्ध पाया गया तो दंडात्मक कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। ठीक है, तो नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पूरा पढ़ेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसे कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है। करें तब चुनौती दिए गए मतों की सूची प्रारूप 14, एक प्रारूप 14 होता है, उसमें उसका नाम, उसका पता लिखेंगे और उसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे। किसे? वोटर को, जो वोट देने आया है, और या अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इनकार कर दे तो आप उसे मत देने की अनुमति नहीं देंगे। यदि वो मना करता है कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा, ये मैं प्रारूप 14 को नहीं भरना चाहता हूँ, तो फिर आप कहेंगे कि आप वोट नहीं दे सकते और आप उसे वहाँ से सीधे लौटा देंगे। और यदि उसके खिलाफ जांच होती है और जांच में वो सही पाया जाता है तो फिर आप उसको पुलिस के हवाले सौंप देंगे। अब बात आती है जांच। जांच कैसे की जाएगी? तो सबसे पहले चुनौतीकर्ता कौन होता है? वही अभिकर्ता या एजेंट, जो पार्टी के एजेंट होते हैं वही चुनौतीकर्ता होते हैं। वही चुनौती कर सकते हैं किसी वोटर के खिलाफ कि यह सही है या गलत है। तो जब सबसे पहले आप चुनौतीकर्ता को यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहेंगे। भाई जिसने चैलेंज किया है वही पहले प्रूफ पेश करेगा कि ये गलत व्यक्ति है, यह वोटर सही नहीं है। कहेंगे कि वह व्यक्ति जिसके बारे में चुनौती दी गई है असली निर्वाचक नहीं है, जैसा कि वह दावा करता है। यदि चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है, यानी कि पहला उसने प्रूफ नहीं दे पाया, तो आप चुनौती को नहीं मानेंगे, तो उसकी चुनौती नहीं मानी जाएगी और चुनौती दिए गए ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे, और जिसके खिलाफ उन्होंने चुनौती की है उसको हम मत देने देंगे। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत निर्वाचक नहीं है, यानी कि जो वोटर आया है वह वोटर गलत है, फर्जी है, तो आप पश्चात कथित चुनौती के खंडन के लिए, तो आप उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे कि उस चुनौती के खंडन के लिए कि भाई इसकी जो चुनौती है इसने तो प्रूव कर दिया है, तो अब हम उस व्यक्ति से ही पूछेंगे। यानी कि जो प्रश्नगत निर्वाचक कौन होता है? जो वोटर है। हम उससे यह सिद्ध करने के लिए कहेंगे, अर्थात यह सिद्ध करना है उसे कि वह वही निर्वाचक है जिसका वह दावा करता है। यदि वह ऐसे साक्ष्य द्वारा अपना दावा सिद्ध कर देता है तो आप उसे मत देने की अनुमति दे देंगे। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो आप यह मान लेंगे कि चुनौती सिद्ध हो गई है। ठीक है, तब आप ये मान लेंगे, जब वो असफल हो गया अपने को प्रूव करने में, तब आप ये मान लेंगे कि जो अभिकर्ता ने चुनौती की है वो चुनौती एकदम से सही है। फिर उसके बाद है कि जांच के दौरान आप ग्राम अधिकारी या प्रश्नगत निर्वाचक कौन है? जो वो वोटर वहाँ पे खड़ा है जिसको कि गलत बताया जा रहा है, तो उस प्रश्नगत निर्वाचक के पड़ोसियों और उपस्थित किसी भी अन्य व्यक्ति से सही तथ्य अभिनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप ये 8 पड़ोसियों से ये पूछने के लिए स्वतंत्र है, आप कौन पीठासीन अधिकारी, कि वह व्यक्ति सही है या गलत है। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आप जो है वहाँ पर साक्ष्य जुटाने के लिए आप स्वतंत्र है। साक्ष्य लेने के दौरान आप चुनौती दिए गए व्यक्ति को या साक्ष्य देने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, जब आप साक्ष्य लेने के दौरान क्या करेंगे कि आप चुनौती दिए गए व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के खिलाफ चुनौती दिया गया, या साक्ष्य देने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिलवाएंगे। या चुनौती सिद्ध हो गई है तो आप उस व्यक्ति को ड्यूटी पर उपस्थित पुलिसकर्मी को सौंप देंगे, तथा इसके साथ ही आपके मतदान केंद्र की अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाना के थानाधिकारी को अनुलग्नक 6 में एक शिकायत पत्र लिख करके दे देंगे। अब वो अनुलग्नक 6 क्या है उसे दिखाते हैं, ये है वो अनुलग्नक 6। ठीक है, ये लेटर आपकी बुकलेट में होगा और आपने इस प्रपत्र को भर करके जमा करना है। तो अनुलग्नक 6 में दे देंगे चुनौती फीस का लौटाया जाना या उसका जब्त किया जाना। अब कह रहे जांच की समाप्ति के तुरंत पश्चात उस दशा को छोड़कर जिसमें आपकी यह राय हो चुनौती तुच्छ है
यह सद्भावनापूर्वक नहीं थी। अगर आपको लगता है कि चुनौती गलत थी, सद्भावनापूर्वक नहीं थी, तो प्रत्येक मामले में 2 रुपये चुनौती फीस चुनौतीकर्ता को उससे प्रारूप 14 चुनौतीयुक्त मतों का सूची, अभ्याक्षेपित मतों के सूची वाला प्रारूप होता 14, उस सूची के स्तंभ में तथा रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपन्न पर उसकी प्राप्ति रसीद लेने के पश्चात लौटा दीजिए। दूसरी स्थिति में अर्थात दूसरी स्थिति में करें कि आप चुनौती फीस सरकार के पक्ष में जब्त कर लीजिए और उसे चुनौतीकर्ता को नहीं लौटाइए, क्योंकि उसकी चुनौती जो है गलत पाई गई है, जो उसने चैलेंज किया था वो गलत पाया गया, इसलिए वो 2 रुपये जमा हो जाएंगे निर्धारित प्रारूप भर करके। ठीक है। फिर प्रारूप 14 के स्तंभ 10 में और रसीद की जो प्रतिपन्न है उसमें सुसंगत रसीद के प्रतिपन्न पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेने के बजाय शब्द जब्त लिख दीजिए। उसमें लास्ट में जाके एक शब्द लिखा जाएगा जो शब्द होगा जब्त, यानी कि हमने वो 2 रुपये जब्त कर लिए हैं। तो साथियों, ये है अभ्याक्षेपित मत, चैलेंज वोट या चुनौती वोट। अभी इस पे जो प्रारूप 14 है वो कैसे भरा जाएगा, जो पुलिस अधिकारी थाना अधिकारी को जो दिया गया जो प्रारूप है वो कैसे भरा जाएगा, इसमें जो रसीद है वो कैसे भरा जाएगा, इस पे अगला वीडियो बनेगा। तब तक इंतज़ार करिए, बने रहिए। और जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।